श्री राधा रमणो विजयते। सो वरदान नोट्स रिविजन सीरीज में आज हम लोग टाइम लिमिट्स का रिविजन करने वाले हैं। तो जीएसटी और कस्टम्स लॉ में जितनी भी टाइम लिमिट्स आपके सिलेबस में कवर हैं वो यहाँ पे मैंने कंपाइल करके आपको दे रखी है। अगर आपको ये वरदान नोट्स चाहिए हो तो आप वेबसाइट से जाके इनको परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वैसे भी बता देती हूँ, www.rglearninghub.in। एंड ओनली हार्ड कॉपी इज़ अवेलेबल, सो डोंट आस्क फॉर एनी PDFs। और मैंने बहुत टाइम पहले इनको रिलीज़ कर दिया था, सो आई होप आप बहुत लोगों ने तो परचेज़ भी कर रखे होंगे ऑलरेडी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं जीएसटी में जितने टाइम लिमिट्स हैं उन्हें। अगर आप कंपोजिशन लेवी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर करना चाह रहे हो, तो आप कब अप्लाई कर सकते हो? एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जब भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करते हो, तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप ऑप्ट करते हो तभी आप ड्यूरिंग द ईयर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो उसी टाइम पे। पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और फिर आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले क्या करना पड़ता है, इसका इंटीमेशन फाइल करना रहता है कि आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करना चाहते हो। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो और उसी टाइम पे आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करते हो, तो आप बेसिकली जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, आप तभी कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और फिर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले इसका इंटीमेशन फाइल करना रहेगा। फिर रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग इंटीमेशन ऑन विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम ड्यू टू नॉन कंप्लायंस और इन एलिजिबिलिटी। अब आप क्या करना चाहते हो, कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हो, क्योंकि या तो आपने जो कंडीशंस थी कंपोजिशन स्कीम की वो कंप्लाई नहीं करी, या अब आप इनएलिजिबल हो गए, मान लो आपका टर्नओवर ही एक्सीड हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल के लिए भी इंटीमेशन फाइल करना रहता है। तो आप ये इंटीमेशन का फाइल करोगे जैसे आप इनएलिजिबल हुए, उसके विद इन 7 डेज़ में आपको ये इंटीमेशन फाइल करना पड़ता है। कितने डेज़ में? विद इन 7 डेज़ में। और अगर मान लो आप इनएलिजिबल नहीं हुए, आपने कोई नॉन कंप्लायंस भी नहीं किया, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, वॉलंटरली कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना चाहते हो, यू हैव टू you want to voluntarily exit from the composition scheme, so आपको अगेन एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है विड्रॉल की। और ये कब करनी पड़ती है? जब भी आप जिस दिन से भी विड्रॉ करना चाहते हो उससे पहले आपको ये फाइल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपोजिशन स्कीम से 15/12 को क्या करना चाहती हूँ, बेसिकली कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट करना चाहती हूँ। अब मैं इस दिन से पहले कभी भी ये इंटीमेशन, ये एप्लीकेशन फाइल कर सकती हूँ। अगर मैं इसके बाद करूँगी तो फिर मेरे को बाद वाली डेट्स से ही विड्रॉ करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 15/12 से विड्रॉ करना चाहती हूँ तो मुझे उससे पहले अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये तो हो गया बिफोर विड्रॉल डेट, राइट। देन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट on withdrawal from composition scheme, providing details of inputs and semi-finished goods held in stock. अब आप जब कंपोजिशन में होते हो तब तो आप ITC अवेल नहीं करते हो, बट जैसे आप विड्रॉ करोगे, रेगुलर स्कीम में शिफ्ट होगे, तब आप क्या कर सकते हो, ITC अवेल कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी आपके पास उस टाइम पे स्टॉक रखा हुआ है उसके ऊपर कितना इनपुट आपको एलिजिबल है, उस सबकी मतलब पूरी स्टॉक की डिटेल देनी पड़ती है ताकि उसके ऊपर आप इनपुट अवेल कर सको। ये कितने दिनों में देनी पड़ती है? जब भी आप विड्रॉ कर रहे हो या फिर पीओ ने आपका कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया, तो पीओ के ऑर्डर के थ्रू आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हुए, विच एवर इज द केस, उसके अकॉर्डिंग आपको विद इन 30 डेज़ में क्या करना पड़ता है, ये स्टॉक स्टेटमेंट की डिटेल सबमिट करनी रहती हैं। फिर आता है आरसीएम के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहता है। अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जब आपको गुड्स मिले, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब आपने पेमेंट किया, या फिर 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। गुड्स का रिसीव होना, पेमेंट करना, और इनवॉइस जब सप्लायर ने रेज किया उसके 31st डे में आपको क्या करना रहता है, टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करना पड़ता है, विच एवर इज अर्लियर। वहीं अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज केस में, आरसीएम के केस में क्या टाइम
लिमिट एप्लीकेबल रहती है। देखो जो नॉर्मल एफसीएम वाले केस थे वहाँ पे टाइम लिमिट्स नहीं आती है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे कवर नहीं किया है। तो आपको वहाँ पे इस तरीके से 61 डेज है कि 30 है वो याद नहीं करना है, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया है। बाकी जनरल प्रोविजंस तो है ही, ठीक है। सो आरसीएम है, सर्विसेज का है, तो उसके केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो देखो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट तो कंसिडर करना ही है यहाँ पे भी, है ना। गुड्स है नहीं तो रिसीट ऑफ गुड्स देखेंगे नहीं। सर्विसेज है तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करने के लिए लायबल था तो सप्लायर की इनवॉइस इशुएंस से हम 61st डे काउंट करेंगे। और अगर रेसिपेंट इनवॉइस इशू करने के लिए लायबल है, रेसिपेंट इनवॉइस इशू करने के लिए कब लायबल होता है, जब सप्लायर क्या होता है, अनरजिस्टर्ड होता है, तब आरसीएम के अंदर लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है रेसिपेंट के ऊपर कि वो रेसिपेंट इनवॉइस इशू करेगा, रेसिपेंट सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना रहता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपेंट ही कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर सप्लायर इनवॉइस रेज कर रहा है तो फिर हमें 61st डे वाला क्राइटेरिया लगाएंगे, और अगर रेसिपेंट खुद कर रहा है तो सीधा रेसिपेंट की इनवॉइस वाली डेट कंसिडर कर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट से, जो भी दोनों में से पहले होगा दैट विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। फिर एक टाइम लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है कि गुड्स आप सेल और रिटर्न की बेसिस पे भेजते हो तो तब आपको कितने टाइम लिमिट में इनवॉइस रेज करना होता है। तो जब आप एक्चुअल सप्लाई कर दो या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, जनरली इनवॉइस आपको कितने टाइम में रेज करना पड़ता है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की सप्लाई के केस में आपको टाइम लिमिट है कि 30 डेज में आपको इनवॉइस इशू कर देना रहता है, पर यही टाइम लिमिट 45 डेज हो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर आरसीएम के अंदर जब आप इनवॉइस रेज कर रहे हो बीइंग अ रेसिपेंट, तो टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केसेस वेयर रेसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 93 और 94। तो उसके केस में रेसिपेंट को गुड्स और सर्विसेज के रिसीव होने से विद इन 30 डेज में इनवॉइस रेज कर देना रहता है। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रख लेना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स सर्विसेज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली रिकरेंटली अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डैश पीरियड विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। सो 3 महीने से ज़्यादा के लिए अगर आप कंटिन्यूसली सर्विसेज देते हो तो उसको हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करते हैं। मोर देन 3 मंथ से ध्यान में रखना। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इफ पेमेंट इज क्रेडिटेड आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम चेंज इन टैक्स रेट। चेंज इन टैक्स रेट के केस में हम बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुआ है उसी को हम डेट ऑफ पेमेंट मान लेते हैं, अर्लियर वाला रूल नहीं लगाते हैं। कब, जब बेसिकली आप चेंज इन टैक्स रेट से, फ्रॉम चेंज इन टैक्स रेट वाली डेट से अगर आपको 4 दिन बाद आफ्टर 4 वर्किंग डेज, ध्यान रखना वर्किंग डेज है, तो 4 वर्किंग डेज के बाद में अगर पेमेंट क्रेडिट होता है बैंक में, सो डायरेक्टली जो पेमेंट क्रेडिट हुआ है जिस दिन बैंक में उसको हम डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर करते हैं। अर्लियर वाला रूल क्या कहता है कि जनरली तो हम पेमेंट को अब कंसिडर करते हैं या तो बैंक में आ जाए या फिर आपने बुक्स में कब रिकॉर्ड किया विच एवर इज अर्लियर, पर वो रूल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है अगर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम चेंज इन टैक्स रेट के बाद आपका पेमेंट बैंक में क्रेडिट हो रहा हो। उस केस में फिर क्या कंसिडर होगा, डेट ऑफ पेमेंट को सीधा सीधा डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट माना जाएगा। Services provided to central government by transfer of passengers by air from or to an RCS airport funded by viability gap funding up to dash is exempt under GST 3 years from start of operations by airport. So इसके केस में जो 3 साल तक आप बेसिकली सर्विसेज होती है सीजीपी जो प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स के लिए इन रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज वाले एयरपोर्ट से, तो उसके केस में 3 साल तक एग्जेम्पशन रहती है। अपफ्रंट अमाउंट्स प्रीमियम सलामी एटसेट्रा इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीजेस। लॉन्ग टर्म लीजेस के लिए एग्जाम्प्ट होता है। लॉन्ग टर्म लीजेस का मतलब क्या होता है, 30 ईयर्स और मोर, 30 साल या उससे ज़्यादा की लीजेस को जीएसटी में क्या ट्रीट किया जाता है, लॉन्ग टर्म लीज of industrial financial plots by SIDC or entities with greater than equals to 20% government ownership. Government का मतलब क्या है, CGST UT, not LA. Reversal of ITC if payment to supplier for invoice is not made. ITC का हमें रिवर्सल करना पड़ता है अगर हम सप्लायर को पेमेंट कितने दिन में नहीं करते, 180 days from invoice issuance.
टाइम लिमिट, चाहे आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट की हम बात करें, चाहे इशूइंग क्रेडिट नोट की बात करें, या फिर हमें अगर पुरानी जीएसटीआर 1 में कुछ अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए सबके लिए टाइम लिमिट कौन सी एप्लीकेबल रहती है? 30th नवंबर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 30 नवंबर आ रहा है, या फिर एनुअल रिटर्न की जो डेट है, विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम लिमिट। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन। अगर आप बेसिकली क्या हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उसके बाद आप उस रजिस्ट्रेशन पहले तो कैंसिल कर दिया, फिर उसको रिवोक कर दिया कैंसिल रजिस्ट्रेशन को, मतलब आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन था वो रिवाइव कर दिया गया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रिवाइव हो गया। इसके केस में आप आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हो? सो ध्यान रखना, ये भी थोड़ा सा अमेंडमेंट वाली चीज़ है, तो अच्छे से ध्यान में रखना कि लेटर ऑफ विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन जिस डेट को रिवोक किया गया, मतलब आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जब रिवाइव किया गया, उस दिन से 30 दिन के अंदर, या फिर अर्लियर ऑफ 30th नवंबर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। सो 30 नवंबर एनुअल रिटर्न में केस में तो हम क्या देखेंगे? अर्लियर। इसके बाद जो डेट आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 डेज वाली डेट से, और जो दोनों में से फिर लेटर वाली डेट होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ITC is to be availed within dash under special circumstances enabling availing of credit under section 18। जो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जैसे कंपोजिशन से हम क्या करें, नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हुए, तो ऐसे जो केसेस जहाँ पे हम आईटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसके केस में हमें आईटीसी, हम कौन से वाले चीज़ों का आईटीसी अवेल कर सकते हैं? विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो जो सप्लायर ने इनवॉइस रेज कर दिया उसकी विद इन 1 ईयर वाले जो है, आज की डेट से जो पिछले 1 साल के इनवॉइसेज है, उनका मैं आईटीसी बेसिकली यहाँ पे अवेल कर सकती हूँ, उसके अलावा वाले इनवॉइसेज का नहीं कर सकती हूँ। सिंपल सा मतलब है। Electronic declaration is to be filed within dash period giving details of stocks, capital goods under special circumstances, enabling availing of credit under section 18। तो जब से आप क्या हुए, एलिजिबल हुए क्रेडिट अवेल करने के लिए, उसके केस में हमें ये स्टॉक वगैरह की डिटेल फिर फाइल करनी रहती है। तो अभी हमने कंपोजिशन से भी, जब हम रेगुलर में शिफ्ट हुए तब भी 30 डेज देखा था, यहाँ पे भी 30 डेज है। तो जब आप बेसिकली एलिजिबल हो गए, वहाँ से 30 डेज से आपको काउंट कर लेने हैं। जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी कंसिडर की जाती है? 5 ईयर्स। और ये 5 ईयर्स को आप 20 क्वार्टर्स बोल सकते हो, 60 मंथ्स बोल सकते हो, जहाँ जैसा एप्लीकेबल है वहाँ आप वैसा यूज़ कर लेते हो। उसके बाद प्रिस्क्राइब डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन आर स्टेट और यूटी। मैं एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हूँ, पर अगर मैं चाहूँ, इट्स ऑप्शन गिवन टू मी कि मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन में ले सकती हूँ, भले ही मेरी सारी ये प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही स्टेट में हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ, तो इसके केस में मुझे कॉमन पोर्टल पे डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है, ताकि अभी तक मान लो एक ही जगह रजिस्ट्रेशन था तो एक ही यूनिट को आईटीसी मिल रहा था, पर अब ये ही मल्टीपल जगह शिफ्ट हो गया तो बाकी यूनिट्स को भी आईटीसी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। सो यहाँ पे मुझे डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है, और ये कितने दिन में करनी पड़ती है? 30 डेज में। उसके बाद GSTR 6 ISG की जो रिटर्न होती है वो आपको फाइल करनी रहती है बाय 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो अगले महीने की 13th तक आपको ये फाइल करनी रहती है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर रूल 86A कैन बी इम्पोज्ड। रूल 86A में आपके ऊपर आईटीसी अवेल करने से आपको रोका जा सकता है, कितने टाइम के लिए? 1 ईयर तक के लिए। टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ इनपुट सेंड फॉर जॉब वर्क के लिए अगर मैं नॉर्मल इनपुट्स वगैरह को सेंड करती हूँ तो 1 साल और एडिशनल 1 ईयर, और अगर वहीं मैं कैपिटल गुड्स को सेंड करती हूँ तो 3+2 हो जाता है ये। पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, चाहे आप थ्रेशोल्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो या फिर आपके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है कितने टाइम पीरियड में? 30 डेज फ्रॉम बिकमिंग लाइबल।
CTP एंड RTP के लिए नहीं, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना रहता है. CTP and RTP are required to apply for registration at least 5 days prior to commencement of their business. इनको प्रायर करना पड़ता है. बाकी जनरली सब केसेस में जब आप लायबल हो उसके बाद 30 दिन में आपको अप्लाई करना रहता है. Allotment of UIN, unique identity number, under form GST REC 06 is made within dash from application submission or recommendation from Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs ने recommend किया या फिर इन्होंने बेसिकली एप्लीकेशन सबमिट करी, उसके विदिन 3 वर्किंग डेज में आपको क्या करना पड़ता है, इनको UIN देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन बेसिकली दे देना रहता है. सो विदिन 3 वर्किंग डेज करना पड़ता है इनका काम, तो प्रायोरिटी बेसिस पे. A person has to apply to normal registration within dash of temporary registration by PO. अगर आपका PO ने आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो फिर आपको परमानेंट या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विदिन 90 days फ्रॉम दिस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन डेट. If a person files appeal against temporary registration by PO and appellate authority upholds liability to registration. देखो, या तो आप क्या करो, 90 डेज में अप्लाई कर दो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए. अगर आप एक्सेप्ट करते हो PO ने सही किया है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे. पर अगर आप क्या कहते हो कि नहीं नहीं PO तो गलत कह रहा है, हम रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है ही नहीं, आप क्या कर देते हो, इसके अगेंस्ट अपील में चल जाते हो. और फिर अपीलेट अथॉरिटी भी यही कहती है कि नहीं नहीं, अपीलेट अथॉरिटी ये प्रूव कर देती है, ऑर्डर पास कर देती है कि यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यू वर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. तो अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विदिन 30 डेज फ्रॉम दिस ऑर्डर डेट. जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन में अब आपको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा. फिर अगर आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करते हो और कोई SCN शो कॉज नोटिस इशू नहीं होता है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है कितने दिन में, विदिन 7 वर्किंग डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. 7 दिनों में, 7 वर्किंग डेज में, ध्यान रखना वर्किंग डेज है. पर अगर SCN इशू होता है तो फिर उसके केस में भी 7 वर्किंग डेज ही काउंट होंगे. लेकिन जो भी आपसे SCN में जो भी जानकारी या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो आप जब बेसिकली प्रोवाइड करवा दोगे, उसके बाद जो 7 वर्किंग डेज है उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन को या तो अप्रूव किया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और दोनों ही केसेस में आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस 7 वर्किंग डेज के पीरियड में कुछ भी नहीं करता है PO, तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है. टाइम टू सबमिट रिप्लाई, अगर SCN इशू कर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अगेंस्ट, तो आपको अगेन 7 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है इस SCN का रिप्लाई करने के लिए. इफ़ आधार ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट ऑप्टेड फॉर, या आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है या PO को लगता है कि साइट वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है और कोई SCN इशू नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन इज़ डीम्ड टू बी अप्रूव्ड आफ्टर 30 days ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के 30 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव मान लिया जाता है. वेयर एप्लीकेंट सबमिट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर 30 दिन के अंदर आप लाइबल होने से 30 दिन के अंदर सबमिट कर देते हो, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहता है, फ्रॉम डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल. और अगर 30 दिन की बात करते हो तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो तो भी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था तो आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड कब मानी जाती है, जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, या फिर जब आपने GST IG 01 के पार्ट B में मतलब आपने डिटेल सबमिट कर दी उसके 15 डेज के अंदर, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा. एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट आधार कैन सबमिट आधार एनरोलमेंट स्लिप इनिशियली, और जैसे ही आधार उनको असाइन हो जाए तो ऑथेंटिकेशन उनको कंप्लीट करवाना पड़ता है जब भी आधार अलॉट हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर. आपको बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी पड़ती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 10A. तो कितने टाइम लिमिट में करनी पड़ती है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन मिला उससे 30 दिन, या फिर जब आप बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स सबमिट करने जा रहे हो उसकी जो ड्यू डेट है, विच एवर इज अर्लियर.
सो आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर आप अब GSTR 3 वगैरह फाइल करने चाह रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देने जा रहे हो, तो उनकी जो ड्यू डेट है विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों से पहले होगा, दैट इज योर ड्यू डेट। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स तो GSTR 1 बेसिकली काउंट होगा, ना कि GSTR 3 है, ठीक है। देन PO may conduct physical verification of place of business after registration and upload report with documents and photos within dash period. So PO क्या कर सकता है, आपके place of business का physical verification कर सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद भी, और जितनी भी जो उन्होंने साइट वेरिफिकेशन करके, फिजिकल वेरिफिकेशन करके जो भी चीज़ें उन्होंने उनको मिली है उसकी वो रिपोर्ट बना के देते हैं। तो जो भी फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है उनको, ये वेरिफिकेशन किया उसके 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर। और अगर बिफोर रजिस्ट्रेशन भी PO का वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ये PO को ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है और रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है विद इन एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर डेडलाइन। तो एप्लीकेशन से 30 दिन के अंदर अंदर हमने देखा था कि क्या करना रहता है, तब तक तो अप्रूव हो ही जाना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेरिफिकेशन वाली जो रिपोर्ट है ये इस डेडलाइन से भी 5 वर्किंग डेज पहले सबमिट करनी रहेगी, और फिर उसके बाद फाइनल क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आप ग्रांट कर दोगे, नहीं तो डीम्ड अप्रूवल तो मानना ही है। फिर इशुएंस ऑफ GSTIN, आपको GSTIN इशू किया जाता है विद इन 3 डेज आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन कॉमन पोर्टल। सो आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको GST आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दे दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड रहता है CTP एंड RTP का, 90 डेज प्लस 90 डेज। इनिशियली एक बार 90 डेज का मिलेगा, फिर उसको एक्सटेंशन आप और 90 डेज के लिए करवा सकते हो फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस, लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन क्या होती है, 180 डेज से ज़्यादा वाली जो होती है। तो हमने देखा CTP एंड RTP को तो 90 प्लस 90 मैक्सिमम 180 डेज का ही मिल सकता है। अगर कोई 180 दिन से ज़्यादा की भी एग्जीबिशन वगैरह है तो फिर CTP को क्या करना पड़ता है, आप ऐसा CTP रजिस्टर नहीं हो सकते हो, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए उस पर्टिकुलर प्लेस पे तो आप फिर रजिस्ट्रेशन आप अपना वापस ले लो उस जगह से, ये कर सकते हो। बट आपको फिर नॉर्मल ही रजिस्टर होना पड़ेगा, आप CTP की तरह रजिस्टर नहीं हो सकते हो। Registration application of TDS deductor and TCS collector must be submitted in a prescribed form at GST common portal, and registration will be granted within 3 working days after verification. So अगर आप एज अ TDS डिडक्टर या फिर TCS कलेक्टर की तरह एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करवाने हैं तो जो भी चेंज जिसके कारण भी चेंज हो रहा है उसके विद इन 15 डेज में आप ये अप्लाई कर सकते हो अमेंडमेंट के लिए। PO will approve amendment of registration, और if he is of the opinion that amendment is unwarranted या documents incomplete है, incorrect है, तो वो आपको SCN इशू करेगा। तो SCN कितने डेज में इशू करना पड़ता है, एप्लीकेशन रिसीट से विद इन 15 वर्किंग डेज के अंदर। और अगर 15 दिन में ना तो वो SCN इशू करते हैं ना ही आपका अमेंडमेंट अप्रूव करते हैं तो फिर डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है, डीम्ड अमेंडमेंट मान लिया जाता है। अब इस SCN के अगेंस्ट अगर आपको रिप्लाई करना है तो एप्लीकेंट के पास कितना टाइम लिमिट होता है, 7 दिनों का टाइम लिमिट होता है, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। अब ये रिप्लाई आने के बाद PO को कितना टाइम लिमिट मिलता है अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए, तो अगेन 7 वर्किंग डेज मिलते हैं फ्रॉम रिसीट ऑफ रिप्लाई। Suspension of registration is intimated via email with discrepancies list and a notice for cancellation, and person has dash period to explain why their registration not to be cancelled। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाता है, कैंसिल नहीं है किया है, सस्पेंड किया गया, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी है, तो फिर आपको बताया जाएगा कि ये कारण थे जिसके कारण हमें लगता है आपका रजिस्ट्रेशन, एक बार को हमने सस्पेंड किया, कैंसिल नहीं किया, आप बता दो कि इसको हम कैंसिल क्यों नहीं करें। ठीक है, अभी तो हमने टेम्परेरीली कैंसिल किया है, आप बताओ उसको हम प्रॉपर कैंसिल क्यों ना करते। सस्पेंशन मतलब टेम्परेरी कैंसिलेशन, सो अभी हमने टेम्परेरी किया है, आप बताओ उसको कैंसिल क्यों नहीं किया जाए। सो आपको इसके लिए 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप बता दो आपके पास क्या वैलिड रीज़न है। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली विद इन डैश ऑफ इवेंट रिक्वायरिंग कैंसिलेशन फॉर वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी कैंसिल करवा रहे हो
तो भी अगेन 30 डेज़ के अंदर आपको अप्लाई करना रहता है. इफ पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, PO मस्ट इशू कैंसिलेशन ऑर्डर विद इन. अगर सच में आपकी एप्लीकेशन सच्ची है तो एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर PO को कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देना रहता है. SCN must be issued providing registered person an opportunity to respond within dash in case of suo motu cancellation of registration by department. अगर suo motu cancellation कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तो फिर आपको कितना टाइम लिमिट दिया जाता है? 7 दिनों का SCN इशू किया करके कि आप बता दो कि आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हो. मतलब बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है. 7 दिन का टाइम लिमिट मिलता है इसके लिए आपको. PO must issue cancellation order or drop cancellation proceedings within 30 days of reply to SCN. So अब 7 दिनों में आप रिप्लाई करोगे. इस रिप्लाई के विदिन 30 डेज़ के अंदर अब या तो आपका PO क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन, तो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा, या उनको लगता है आपके जवाब से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा. एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर. आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया. अब आप कह रहे हो कि नहीं ये कैंसिलेशन गलत हुआ है, तो आप क्या करोगे, रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाओगे. क्या इस कैंसिलेशन को रिवोक करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. आपके पास कितना टाइम लिमिट होता है, आपको 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ये अप्लाई करना रहता है. अप टू 180 डेज एक्सटेंशन मिल सकता है. 90 डेज एंड अप टू मैक्सिमम 180 डेज. इफ़ PO इज सेटिस्फाइड विद ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है उससे PO अगर सेटिस्फाई है तो वो कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन. लेकिन अगर आपकी रिवोकेशन एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है तो फिर PA एक और बार आपको अपॉर्चुनिटी देगा, SCN इशू करेगा और फिर उसका क्लैरिफिकेशन आपको 7 दिनों के अंदर अंदर देना रहेगा. अब इसके बेसिस पे जो भी क्लैरिफिकेशन इस SCN के अगेंस्ट जो भी रिप्लाई मिलता है उसको रिसीव होने के बाद PO को क्या करना रहेगा, इस एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा. कितने दिनों के अंदर, 30 डेज़ के अंदर अंदर. तो आप अप्लाई करोगे 90 एंड अप टू 180 डेज़. 30 दिन के अंदर अगर PO सेटिस्फाई है तो वो क्या कर देगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा. अगर कुछ डाउट लगता है तो SCN इशू करेगा जिसके 7 डेज़ में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, 7 वर्किंग डेज़ में, और फिर इसकी 30 डेज़ के अंदर फाइनल डिस्पोजल कर ही देना होगा इस रिवोकेशन एप्लीकेशन का. टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न्स फॉर पीरियड्स आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन. कैंसिलेशन के बाद आप क्या करोगे, जो भी जिस भी पीरियड की आप बेसिकली रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे उन पीरियड्स की अब जाके आप रिटर्न फाइल करोगे. ठीक है. सो ये कितने दिन में करना पड़ता है सारा काम आपको, 30 डेज फ्रॉम रिवोकेशन ऑर्डर. टाइम लिमिट टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस फॉर सप्लाइड मेड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशुएंस. सो अब जब जिस दिन से आपका क्या हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ और एक्चुअली में सर्टिफिकेट आपको GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला, इसके बीच के टाइम पीरियड के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा. मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन तो इफेक्टिव हो गया से फ्रॉम 1 जनवरी और मेरे को एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन मिला कब, 15 जनवरी को. तो इस पीरियड के लिए भी तो मैं क्या थी, GST पे करने के लिए लाइबल थी इस पीरियड में, लेकिन मैंने ऑलरेडी सेल कर दी होगी, उनके लिए मैंने इनवॉइस भी रेज कर दी होगी, बट मैंने GST चार्ज नहीं किया होगा क्योंकि तब तक मेरे पास GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था. अब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है तो मैं क्या करूँगी, इस पीरियड के लिए रिवाइज इनवॉइस रेज करूँगी. राइट. सो ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस कितने टाइम पीरियड में रेज करने होते हैं, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर. तो विद इन 1 मंथ, सॉरी 30 डेज़ नहीं लिखा है यहाँ पे, 1 मंथ लिखा है, तो 1 मंथ ही कंसिडर करना है इसको. तो 1 मंथ फ्रॉम रिसीविंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. उसके बाद कितने टाइम पीरियड के लिए आपको GST के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करने रहते हैं, तो 72 मंथ्स फ्रॉम रेलेवेंट ईयर की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो इसकी एनुअल रिटर्न कब आएगी, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट कब होगी, 31 दिसंबर 26. यहाँ से 72 मंथ्स मतलब 6 ईयर्स काउंट कर लो, तो 31 दिसंबर 32 वुड बी दी पीरियड जब तक मुझे
फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, अपने पास सेफली स्टोर करके रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मान लो, ये तो जनरल केस में हो गया, पर अगर मान लो क्या हो जाता है कि आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अपील, रिवीजन, अदर प्रोसीडिंग्स में चले गए, है ना, बिफोर कोई भी अपीलेट रिवीजन अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट वगैरह के सामने, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी, उसके केस में आपको अकाउंट्स कब तक मेंटेन करने रहते हैं। सो 72 मंथ्स फ्रॉम एनुअल रिटर्न ड्यू डेट, ये तो रह गई। साथ ही साथ जब भी ये बेसिकली अपील वगैरह डिस्पोजल होगा, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगी, इससे 1 साल के बाद तक, ठीक है, विच एवर इज लेटर वुड बी कंसिडर्ड, विच एवर इज लेटर वुड बी कंसिडर्ड। सो जो भी दोनों बाद में होगा, इन अपील्स वगैरह के डिस्पोजल के 1 साल तक एटलीस्ट मुझे रखने हैं, और 72 मंथ्स फ्रॉम एनुअल रिटर्न ड्यू डेट जो जनरल वाला केस है, जो भी दोनों में से लेटर वाला केस रहेगा वहाँ तक तो आपको स्टोर करके ही रखने पड़ेंगे। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करते हुए इनकरेक्ट डिटेल्स दे दी तो आपको आप क्या कर सकते हो, ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। ई वे बिल कब तक कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जनरेशन के 24 घंटों के अंदर अंदर ही आप इसको कैंसिल कर सकते हो। EWB नंबर कब तक वैलिड रहता है, जब भी आपने पार्ट बी में डिटेल्स सबमिट करी फाइनल, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, ई वे बिल आपका वैलिड रहता है 15 दिन तक। आपका वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल का कब से स्टार्ट होता है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल फ्रॉम रेलेवेंट डेट विच स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट एंट्री इन पार्ट बी। सो कितने टाइम पीरियड का मिलता है आपको। सो अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट है इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्ट बाय शिप, जिसमें ट्रांसपोर्ट बाय शिप इन्वॉल्व होता है, अदर देन दैट वाला केस है, तो आपको 1 दिन मिलता है पर 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ के लिए। और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें ट्रांसपोर्ट बाय शिप इन्वॉल्व है, तो उसके केस में 20 किलोमीटर के लिए आपको 1 दिन मिलता है, 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए। तो फॉर एग्जांपल टोटल अगर कवरेज है 500 किलोमीटर का, तो इसके केस में हमें कितने मिल जाएंगे, 500 डिवाइडेड बाई 200, दैट वुड बी 2.5। सो मतलब टोटल पार्ट देयर ऑफ के लिए भी एक, तो इसको राउंड ऑफ हम अपर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 दिन मिलेंगे मेरे को। और अगर ये ही मल्टी मॉडल शिपमेंट या ओवर डायमेंशनल कार्गो वाला केस होता तो डिवाइडेड बाई 20 होता, ठीक है, फिर 25 दिन मेरे को यहाँ पे मिल रहे होते। रेलेवेंट डेट मैंने यहाँ पे बोला रेलेवेंट डेट से काउंट करेंगे। सो रेलेवेंट डेट मीन्स डेट ऑफ ईवेबल जनरेशन एंड वैलिडिटी पीरियड मिडनाइट से स्टार्ट होती है। ये मैंने आपको ईवेबल मतलब जब मॉनिटरी लिमिट्स वगैरह डिस्कस करे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सप्लायर रेसिपेंट मस्ट communicate acceptance or rejection of e-way details on common portal within 72 hours or delivery time whichever is earlier. So अगर रेसिपेंट ने डिटेल सबमिट करी है तो सप्लायर एक्सेप्ट करेगा, सप्लायर ने करी है तो रेसिपेंट एक्सेप्ट करेगा। कितने टाइम में पीरियड में करना होता है, 72 आवर्स, या फिर डिलीवरी होगी तब तो एक्सेप्ट माना ही जाएगा ना, तो विच एवर इज अर्लियर। Summary report of every inspection of goods must be recorded online within dash in part A और final report in part B within। So summary report आपको 24 घंटे के अंदर देनी रहती है। अगर आपको कोई इंस्पेक्शन हुआ है गुड्स का रास्ते के बीच में, तो आपको समरी रिपोर्ट्स जो भी जिस ऑफिसर ने किया उसको 24 आवर्स में सबमिट करनी रहती है, और फाइनल रिपोर्ट वो 3 दिन के अंदर सबमिट करता है, और ये 3 दिन को और 3 दिन से बढ़ाया जा सकता है बाय कमिश्नर। और ये कहाँ से काउंट किया जाएगा, वही अगेन ई-वे बिल के केस में हमेशा मिडनाइट से टाइम पीरियड स्टार्ट किया जाता है। सो जब भी व्हीकल इंटरसेप्ट किया उसके मैंने आपको ये टाइम पीरियड काउंट करना सिखाया था ना, क्योंकि जो भी डेट आ रही हो ना उसमें +1 करके 00.00 आप कर लिया करो। सो फॉर एग्जांपल अगर 12 बज के 1:30 पर अगर मान लो आपका व्हीकल इंटरसेप्ट हुआ है, या फिर 12 दिसंबर को 13:30 पे हुआ है, दोनों ही केस में ये वैलिडिटी कहाँ से स्टार्ट की जाएगी आपकी, ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, 13 दिसंबर की 0000 से। सिंपल सा फंडा है, दोनों ही केस में सेम अप्लाई होगा, चाहे सुबह के चाहे दिन के 1:30 बज रहे हो, या मतलब वट एवर टाइम। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है।
ठीक है, उसके बाद वेयर अ व्हीकल इज इंटरसेप्टेड एंड डिटेन फॉर अ पीरियड मोर देन 30 मिनट्स, तो ट्रांसपोर्टर इस इंफॉर्मेशन को पोर्टल पे अपडेट कर सकता है, क्योंकि पीरियड निकला जा रहा है ई वेबल वगैरह का। इसी 30 मिनट से ज़्यादा अगर आपको इंटरसेप्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो आप कॉमन पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन फर्निश कर सकते हो। ई चालान जो रहता है उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 15 दिन की रहती है। NEFT, RTGS, IMPS payments require submission of a mandate form to bank which remains valid for again 15 days. GCR 7 की फाइलिंग डेट क्या है? मतलब TDS डिपॉजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को बाय 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और GSTR 8 की फाइलिंग डेट क्या है? अगेन 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फर्निश GSTR 1, 3B या 8 या एनुअल रिटर्न 3 years फ्रॉम रेलिवेंट ड्यू डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। जब भी रेलिवेंट ड्यू डेट थी उसके 3 साल तक आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम इन सब का फाइलिंग कर सकते हो। GSTR 9B की फाइलिंग डेट क्या है? इकोस के लिए 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो नॉर्मली एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट होती है वही इसके लिए एप्लीकेबल है। Time limit to provide information asked by PO from ECO requiring details of supplies and stock of goods held by supplier। तो ECO से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हो कि जो भी उनके सप्लायर्स हैं उनके पास कितना स्टॉक वगैरह है ना। सो इसके केस में उनको 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी डिटेल सबमिट करनी रहती है। GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? तो अगर आप QRMP ऑप्ट करते हो, मतलब क्वार्टरली आप रिटर्न फाइल करते हो, मंथली पेमेंट करते हो, तो उसके केस में 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर है, और जनरल केस में 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ है। यूजिंग IFF टू फाइल डिटेल्स ऑफ B2B इंटर और इंट्रा आउटवर्ड सप्लाईज इनवॉइस वाइज इन फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 lakhs इन ईच ऑफ फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर। तो IFF जब आप पहले 2 महीने के लिए यूज़ करते हो QRMP स्कीम के अंदर, तो उसके केस में आप कब तक ये डिटेल्स फर्निश कर सकते हो? एक तो पहली बात तो आप B2B की ही कर सकते हो, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा, और क्यूमुलेटिव वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ से 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप ये फर्निश कर सकते हो। Taxpayer must either pay differential tax or excess ITC with interest or provide a valid explanation against intimation। रूल 88C या 88D में अगर आपको इंटीमेशन मिलता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, ITC ज़्यादा अवेल कर लिया, या फिर आप GSTR 1 में तो ज़्यादा दिखा रहे हो अपनी सप्लाईज, और जब टैक्स पे करने की बात आती है तो 3B में आप कम टैक्स पे कर रहे हो अकॉर्डिंगली, तो उसके केस में आपको डिफरेंस का रीज़न इंटीमेशन देके पूछा जाता है रूल 88C और रूल 88D में। तो आप या तो वैलिड एक्सप्लेनेशन दे दो या फिर जो भी डिफरेंस टैक्स बनता है वो आप पे कर दो। कितने टाइम पीरियड में? 7 days के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ GSTR 2B 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक ये अवेलेबल रहती है। इसको मैंने ही थोड़ा सा डिटेल करके लिख रखा है कि अगर फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर है, सो अ डे आफ्टर ड्यू डेट फॉर आउटवर्ड सप्लाईज इन IFF QRMP के लिए या GSTR 1, और थर्ड मंथ के लिए हम क्या काउंट करेंगे? अ डे आफ्टर ड्यू डेट फॉर आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1 QRMP वाली जो डेट रहती है उसके एक दिन बाद। ड्यू डेट ऑफ मंथली GSTR 3B। अच्छा, ये क्योंकि केस में IFF 13th तक आप करोगे, QRMP में GSTR 1 भी आप 13th तक फाइल करते हो, तो इसके बाद वाली डेट क्या होगी? 14th ही होगी, तो वहीं पे आपको 2B अवेलेबल होती है अल्टीमेटली। ड्यू डेट ऑफ मंथली GSTR 3B क्या रहती है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पर अगर आपने QRMP ऑप्ट कर रखा है तो क्वार्टरली GSTR 3B की डेट रहती है 22nd या 24th, डिपेंडिंग ऑन दी प्लेस वेयर यू आर सिचुएटेड। सो मैंने तो इसको बेसिकली मैप के थ्रू याद कर रखा है, तो अगर आपको मैप थोड़ा सा आता होगा ना तो आप पता कर लोगे। आई एम इन राजस्थान, तो मैं राजस्थान को बेस बना के चलती हूँ कि 24th वाले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान हो गया, राजस्थान के पास जस्ट पास है यूपी, राजस्थान की जस्ट ऊपर आता है हरियाणा, हरियाणा के पास ही पंजाब है, उसी के अगल बगल कौन है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ठीक है, उसके अलावा फिर आप देखोगे उसी के जस्ट पास पड़ता है दिल्ली, चंडीगढ़, फिर उससे जस्ट ऊपर कौन आता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। फिर अब यूपी के पास वाली जगहों पे हम जाते जाएंगे, जस्ट पास आ जाएगा बिहार, झारखंड, फिर झारखंड के पास उड़ीसा आ जाएगा, है ना। और फिर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास चल जाएंगे, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। सो आई लर्न इट थ्रू दी मैप पे। तो आई होप आप उस तरीके से याद करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा याद।
ऑप्शन फॉर एंटरिंग QRMP स्कीम कैन बी एक्सरसाइज फ्रॉम, बाकी इसको याद करना इतना रेलिवेंट नहीं, मतलब कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो लेस इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन फॉर एंटरिंग QRMP स्कीम कैन बी एक्सरसाइज फ्रॉम first day of the second month of the last quarter till last day of the first month of the concerned quarter. जिस क्वार्टर के लिए आप ये ऑप्ट कर रहे हो उससे पहले वाले क्वार्टर में जो सेकेंड मंथ था उसकी फर्स्ट डेट से स्टार्ट होगा, और जिस क्वार्टर के लिए आप ऑप्ट करना चाह रहे हो उसके फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट. और सिमिलरली अगर आप इससे ऑप्ट आउट करना चाहते हो, इससे बाहर आना चाहते हो तो भी सेम पीरियड है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्ट करना चाहती हूँ फॉर जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर, सो मैं कब से कब तक ये अवेल कर सकती हूँ या बाहर आ सकती हूँ. सो पिछला क्वार्टर कौन सा हो जाएगा, अप्रैल टू जून, उसका सेकेंड मंथ कौन सा था, मई. सो मई की फर्स्ट डेट से कंसर्न्ड क्वार्टर का फर्स्ट मंथ दैट इज जुलाई की लास्ट डेट तक. सो फर्स्ट मई से 31 जुलाई तक मैं क्या कर सकती हूँ, ये ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकती हूँ. QRMP टैक्स पेमेंट ड्यू डेट इन GST PMD 06 फॉर फर्स्ट सेकेंड और बोथ मंथ ऑफ द क्वार्टर क्या रहती है, 25th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको ये फाइल टैक्स पे करना रहता है. GST CMP 08 की ड्यू डेट क्या है, तो 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर क्वार्टर. और GSTR 4 की क्या ड्यू डेट है, तो 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है. ध्यान रखना यहाँ पे जून है. और जब आप बेसिकली कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलते हो तो अब आपको GSTR 4 कब तक फाइल करनी रहती है, 30th अप्रैल ही है. तो बेसिकली यहाँ पे तो अमेंडमेंट आ गया, पहले यहाँ पे भी 30th अप्रैल हुआ करता था, पर यहाँ पर अभी भी 30th अप्रैल ही चल रहा है, तो इसको याद में रखना. और GSTR 08 निकलते टाइम आप कब तक फाइल करोगे, तो जो भी क्वार्टर है उसके 18 तक आपको फाइल करना रहता है. अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम अ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग मस्ट फाइल पेंडिंग स्टेटमेंट और रिटर्न्स. जो नॉर्मल, जब तक वो नॉर्मल स्कीम में था तो उसके जो रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स वगैरह है वो कब तक फाइल करने रहते हैं उसे. सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट आएगी वहाँ तक, या फिर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले होगा. सो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको याद में रखना. जनरली हम 30th नवंबर देखते हैं, बट यहाँ पे सितंबर मंथ की ड्यू डेट को कंसिडर कर रखा है, सो इसको स्पेशली याद रखना. और एक इन दोनों पॉइंट्स को. फिर GSTR 5 की ड्यू डेट क्या रहती है, जो NRTP की रिटर्न है, तो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या फिर जब आपका वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो गया उसके 7 days विच एवर इज अर्लियर. GSTR 5A जो OIDR OMG वगैरह के लिए रिटर्न है, सो 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो बेसिकली आपकी GSTR 3 की नॉर्मल वाली ड्यू डेट है. एनुअल रिटर्न या स्टेटमेंट वगैरह की ड्यू डेट क्या रहती है, चाहे वो GSTR 9 हो रेगुलर टैक्स पेयर वाला, या फिर 9A कंपोजिशन वाला, या 9B इको वाला, या फिर आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फर्निश करने के लिए अगर लाइबल हो. तो 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. GSTR 10 जब आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जब आपको बेसिकली तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ऑर्डर मिल गया है, उससे जो भी उसके भी 3 महीने के अंदर, जो भी लेटर वाली डेट है उससे 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना रहता है, फाइनल रिटर्न फाइल करनी रहती है. मतलब अब आपका खत्म, फुल एंड फाइनल हो रहा है, सेटलमेंट एक तरीके से. GSTR 11 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय UIN पर्सन्स फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज. सो GSTR 11 जब हम बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी आपने इनवर्ड सप्लाई में टैक्स पे कर दिया उसका आप रिफंड ले रहे हो, UIN वाले लोग, तो उसके केस में उनको रिफंड की एप्लीकेशन के साथ ही ये GSTR 11 भी फाइल करनी रहती है. और या फिर अगर PO ने स्पेशली रिक्वायर किया तो जब PO को आप जो भी टाइम दिया है उसके बेसिस पे इसकी ड्यू डेट डिटरमाइन हो जाएगी. नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स रिक्वायरिंग फाइलिंग रिटर्न विद इन. तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है. एडिशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ GSTP, सॉरी 15 डेज में आपको क्या करना रहता है, इसका नोटिस आपको 15 दिन के अंदर दिया जाता है कि आप रिटर्न फाइल कर दो. GSTP के लिए आपकी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं, सिर्फ मैंने जो कवर्ड थी एक्स्ट्रा लिख के छोड़ दिया, मतलब यही नहीं इसके अलावा भी है, बट जो जिसमें टाइम लिमिट आई थी वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है. तो अगर आप कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह में ऑफिसर रह चुके हो और अब आप रिटायर हो चुके हो, तो एटलीस्ट 2 साल आपने ग्रुप बी गजटेड ऑफिसर की पोस्ट पे काम किया होना चाहिए, 2 years. और अगर आप सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थे या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे अंडर अर्लियर टैक्स लॉस, तो आपने एज सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और रिटर्न
प्रिपेयर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर 5 साल तक कम से कम काम करा होना चाहिए, तो आप जीएसटीपी काउंट किए जा सकते हो। टाइम लिमिट टू फाइल इन्फॉर्मेशन रिटर्न इफ कमिश्नर फाइंड्स इट डिफेक्टिव, तो अगर डिफेक्टिव मिलती है तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको रेक्टिफाई करना रहता है। अगर आप सबमिट ही नहीं करते हो मान लो इन्फॉर्मेशन रिटर्न, तो पीओ आपको नोटिस इशू कर सकता है और फिर आपको कितने दिन में फाइल करनी रहेगी, 90 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। रजिस्टर्ड सप्लायर्स कैन सप्लाई गुड्स एट 0.1% जीएसटी टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। अगर रजिस्टर्ड रेसिपेंट एक्सपोर्ट करें इन गुड्स को विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस बाय रजिस्टर्ड सप्लायर। इस पर इस बारी आरटीबी में इनफैक्ट क्वेश्चन भी था। तो सप्लायर जो इनवॉइस इशू करेगा उसके 90 डेज़ की विद इन आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तभी आप मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह बेनिफिट ले सकते हो 0.1% वाली कंसेशनल रेट का। A registered person making ZRS without IGST payment must furnish a bond or LUT prior to export, committing to pay tax due with interest under section 50 of CGST Act। तो अगर आप विदाउट IGST पेमेंट क्या कर रहे हो, ZRS कर रहे हो, तो आपको बॉन्ड LUT फर्निश करना पड़ता है कि आप बेसिकली एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ जितना भी जीएसटी बनता था वो भी पे करना पड़ेगा। गुड्स के केस में आप एक्सपोर्ट नहीं करते हो, सर्विस के केस में आप पैसा लेकर नहीं आते हो कन्वर्टेबल फॉरेक्स में, या फिर अगर आरबीआई ने परमिट कर दिया तो आईएनआर में ले आओ भले से। तो इसके केस में आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे करना रहता है। गुड्स के केस में विद इन 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स और सच फर्दर पीरियड इसमें भी अलाउड बाय कमिश्नर। 3 महीने निकल गए उसके बाद भी आपको 15 दिन का टाइम और दिया जाता है। और सर्विसेज केस में पैसा नहीं लेके आ पाए, 1 साल निकल जाने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर फिर आपको ये टैक्स इंटरेस्ट पे करना रहेगा। या फिर अगर फेमा में कुछ पीरियड अलाउड है विच एवर इज लेटर फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस दैट यू हैव टू काउंट। टाइम लिमिट फॉर विच रिफंड क्लेम कैन बी within which refund claim can be filed to 2 years from the relevant date। कस्टम्स में 1 year from the relevant date हो जाता है। स्क्रूटनी ऑफ रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड बाय पीओ फॉर इशूइंग एक्नॉलेजमेंट। तो आपकी एप्लीकेशन फाइलिंग से विद इन 15 डेज में स्क्रूटनाइज की जाती है। प्रोविजनल रिफंड दैट इज 90% ऑफ द टोटल क्लेम आपको एक्नॉलेजमेंट के 7 डेज में दिया जाता है। और फाइनल ऑर्डर रिफंड का या आपको रिफंड ग्रांट किया जाता है जीएसटी में जो भी, वो आपको एप्लीकेशन से 60 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है। एप्लीकेशन रिसीट की डेट जो एक्नॉलेजमेंट पे आ रही है उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको बेसिकली रिफंड ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। टाइम टू रिस्पॉन्ड टू डेफिशिएंसी मेमो इफ रिफंड क्लेम इज इनएडमिसिबल एंड एससीएन इज इशूड टू एप्लीकेंट। अगर आपको एप्लीकेंट हो आप और आपको डेफिशिएंसी मेमो आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब देना रहता है। Refund claims by UN bodies, embassies, etc. must be filed within 2 years from last day of quarter in which supply was received। तो यहाँ पे क्वार्टर से काउंट किया जाएगा 2 days, क्वार्टर एंड से 2 years काउंट किए जाएंगे। जिस भी टाइम पे आपने इनवर्ड सप्लाई रिसीव की उस पर आपने जीएसटी पे किया, आप उसका रिफंड कितने टाइम तक ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मई में रिसीव किया 21 मई को, है ना। सो इस क्वार्टर का एंड कब होगा, 30 जून को। तो 30 जून से 2 साल तक मैं रिफंड फाइल कर सकती हूँ। उसके बाद है इशुएंस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। सो जो भी रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन मिली है उससे 90 डेज़ में प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास दिया जाता है और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है 6 मंथ्स में फ्रॉम दी प्रोविजनल असेसमेंट कम्युनिकेशन। इस 6 मंथ्स को और 6 मंथ्स से बढ़ाया जा सकता है बाय एडिशनल जॉइंट कमिश्नर और 4 साल से बाय कमिश्नर। रिलीज ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 7 वर्किंग डेज में आपकी सिक्योरिटी को रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो जब आप एप्लीकेशन दोगे उसके 7 डेज़ में आपको 7 वर्किंग डेज में आपकी सिक्योरिटी रिलीज़ कर दी जाएगी। रिस्पॉन्स टू नोटिस इन्फॉर्मिंग डिस्क्रिपेंसी फाउंड ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। आपके जीएसटी रिटर्न्स की स्क्रूटनी के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर मिलती है तो आपको उसके अगेंस्ट नोटिस इशू किया जाता है और उस नोटिस का आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना रहता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पीरियड अलाउ कर दिया तो वो एक्स्ट्रा पीरियड काउंट होगा। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से रिलेटेड कुछ है, जैसे सबसे पहले आपको सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है ड्यू डेट से 3 दिन पहले कि आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप फिर भी फाइल नहीं करते हो तो आपको नोटिस इशू किया जाता है ड्यू डेट से 5 दिन बाद।
अब इस नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल कर देनी रहती है। टाइम लिमिट क्या रहता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर का सेक्शन 62 या 63 में? तो जो भी ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की जिससे रिलेटेड ये टैक्स अनपेड है उसके 5 साल के अंदर अंदर आपको ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करना रहता है। और अगर मान लो सेक्शन 62 वाला रजिस्टर्ड पर्सन वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाता है फ्रॉम दी विदिन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। और अगर एडिशनल लेट फी 100 रुपीज़ पर डे की पास कर देते तो ये पीरियड 60 डेज से और बढ़ सकता है। एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन टू एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर टू विड्रॉ समरी असेसमेंट ऑर्डर। समरी असेसमेंट ऑर्डर के विड्रॉल के लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर को। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन देनी रहती है। डिपार्टमेंटल ऑडिट अंडर सेक्शन 65। तो नोटिस फॉर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़, नोटिस फॉर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 65 आपको दिया जाएगा। 15 दिन पहले आपको प्रायर नोटिस दिया जाएगा। आपको कंप्लीट कितने पीरियड में करनी होती है ऑडिट? 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, इसको और कमिश्नर एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। Findings, rights, obligations are communicated to registered person on conclusion of audit within 30 days from conclusion of such audit। और वहीं अगर स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 है जो CMA के थ्रू करवाई जाती है, CMA के थ्रू, तो उसके केस में 90 + 90 डेज का पीरियड आपको मिलता है। Seized documents, books, things if not relied on for by PO, then same shall be returned within 30 days of show cause notice। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ चीज़ें सीज कर ली पर उनको यूज़ नहीं किया जाता तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपको वापस लौटा देनी रहेगी। रिलीज ऑफ सीज्ड बुक्स बाय वे ऑफ एक्चुअल रिटर्न आफ्टर सीजर इफ नो नोटिस इज इशूड, सो विद इन 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स फ्रॉम नोटिस इशू एंड्स। अगर आपको कोई नोटिस ही इशू नहीं किया गया, देखो अगर नोटिस इशू कर दिया तो फिर 30 दिन के अंदर अगर आप उनको यूज़ नहीं करते हो और नोटिस कोई भी इशू नहीं किया है तो फिर जो ये सीज गुड्स वगैरह है, यहाँ पे तो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स थी, यहाँ पे सीज गुड्स हैं, इनको आपको एक्चुअल रिटर्न करना ही करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर प्लस 6 मंथ्स हो जाएगा एक्सटेंड ये। फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन राइटिंग एंड पर्सन मस्ट बी ग्रांट प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है। पर्सन इन चार्ज टू रिक्वायर टू फर्निश रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद इन डैश अंडर सेक्शन 71 एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। तो 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो देने रहते हैं। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग SCN अंडर सेक्शन 73 और 74 वाले इतने रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी देख लो। सो 2 years 9 months हो जाएगा, यहाँ पे 3 years हो जाएगा। 74 में SCN का टाइम लिमिट रहता है 4 years and 6 months और ऑर्डर का 5 years हो जाता है। कहाँ से काउंट करते हैं? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ एरॉनियस रिफंड, जो भी एप्लीकेबल हो करंट केस में। 74A वाला जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो देख लो। सो इसके केस में चाहे फ्रॉड का केस हो चाहे नॉन फ्रॉड का केस हो 42 मंथ्स रहेगा SCN का टाइम लिमिट और SCN के 12 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास कर देना रहता है। ये 12 महीने 6 महीने से और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। सो 42 मंथ्स, 42 मंथ्स का मतलब हो गया आपका बेसिकली 3.5 साल, ठीक है, और ये 4.5 से 5 साल, ठीक है। उसके बाद orders to be issued as per directions of appellate authority tribunal court must be issued within 2 years from communication of such direction। तो अगर आपको ऑर्डर पास करने के लिए इन अथॉरिटीज़ ने कहा है तो फिर आपको ऑर्डर इनके डायरेक्शन से 2 साल के अंदर अंदर पास करना ही रहता है। टाइम लिमिट टू इशू SCN फॉर टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 76। कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया तो 20 साल बाद भी आपको पकड़ा जा सकता है। टाइम लिमिट टू इशू ऑर्डर फॉर टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो SCN इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट SCN अगर आप 20 साल बाद भी पास करते हो तो विद इन 1 year फ्रॉम SCN इशुएंस आपको ऑर्डर पास कर देना रहेगा। सो 20 साल में अगर मैं क्या करती हूँ SCN इशू करती हूँ तो 21वें साल तक ऑर्डर पास हो जाएगा ऐसा। टाइम लिमिट टू पे टैक्स ड्यूज फ्रॉम सर्विस ऑफ ऑर्डर अदरवाइज रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड। आपको जो भी टैक्स ड्यूज अगर ऑर्डर में दिए तो आपको उसको 3 महीने के अंदर अंदर जमा करवाना रहता है, नहीं तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती है जिसमें आपकी चीज़ों से फिर पैसा
वसूला जाएगा बेसिकली उनको बेच के. इफ़ बैलेंस फ्रॉम सेल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसीडिंग्स, अगर उनको रीपे मतलब अनपेड रहे वो आपको वापस नहीं कर पाई गवर्नमेंट, तो उसके केस में अगर 6 महीने तक अगर अनपेड रहता है तो फिर उसको गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट करवा दिया जाता है. पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स इन सेक्शन 80 मस्ट बी अप्रूव्ड अप टू 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स. 24 मंथली इंस्टॉलमेंट तक आपको अलाउ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. Encumbrance made due to provisional attachment is removed after 1 year या फिर कमिश्नर का जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है विच एवर इज अर्लियर, इस टाइम लिमिट में ये प्रोविजनल अटैचमेंट वाला एनकम्बरेंस सबसे हटा दिया जाता है, चार्जेस हटा दिए जाते हैं. लिक्विडेटर अपॉइंटेड वाइल कंपनी इज इन लिक्विडेशन मस्ट नोटिफाई कमिश्नर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट विद इन 30 days ऑफ बीइंग अपॉइंटेड. और फिर कमिश्नर को क्या करना पड़ता है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बतानी पड़ती है टू दिस लिक्विडेटर within 3 months of receiving such intimation. मतलब लिक्विडेटर पहले 30 दिन के अंदर बताएगा, फिर उससे 3 महीने के अंदर अंदर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कमिश्नर डिटरमाइन कर लेगा. रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लाइबल ओनली फॉर एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू अप टू डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट. जनरली जितना जब तक आप रिटायर वाली डेट थी, जब तक आप फर्म का पार्ट थे, तब तक के लिए ही आप लाइबल हो. लेकिन अगर आप रिटायरमेंट का उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर बता देते हो कमिश्नर को, तो ही ये टाइम लिमिट या मतलब बेसिकली ये प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. अगर आप 1 महीने के बाद इंटीमेट कर रहे हो, तो जब तक आप इंटीमेट नहीं कर दोगे तब तक आप लाइबल रहोगे. तो आपको इंटीमेट करना रहता है विद इन 1 month फ्रॉम रिटायरमेंट. इशुएंस ऑफ नोटिस बाय पीओ डिटेनिंग सीजिंग गुड्स कन्वेंस स्पेसिफाइंग पेनल्टी पेबल. जो भी डिटेंशन सीजर हुआ उसके 7 days में आपको नोटिस इशू कर दिया जाएगा. और ऑर्डर फिर कितने टाइम में पास होगा, इस नोटिस से 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा. इफ़ अ पर्सन ट्रांसपोर्टिंग ओनिंग गुड्स फेल्स टू पे पेनल्टी विद इन डैश पीरियड ऑफ within dash period, detain, seize goods or conveyance may be sold, disposed of to recover penalty. अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ पेनल्टी ऑर्डर, तो फिर इन गुड्स को बेचा जा सकता है, इन सामानों को बेचा जा सकता है. और अगर पेरिशेबल हज़ार्डस गुड्स होंगे तो फिर ये 15 दिन भी हो सकता है कंसिडर ना करे पीओ. टाइम लिमिट टू कंप्लीट इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन आपको 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ता है. जो भी इंस्पेक्शन ऑर्डर मिला उससे 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना रहता है. एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन इस टाइम को. इफ़ कॉन्फिस्केटेड गुड्स कन्वेयंस आर नॉट नीडेड फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, दे मे बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर giving reasonable time, that is dash to pay fine and sale proceeds be deposited with government. देखो, डिटेंशन वगैरह के केस में तो 15 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन कॉन्फिस्केशन के केस में 3 महीने तक का मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको दिया जा सकता है. लेकिन ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है तो कम भी दिया जा सकता है. टाइम लिमिट टू अलाउ और रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर हैज़ बीन मेड. तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की आपको जो एप्लीकेशन है या तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है या रिजेक्ट करनी पड़ती है विद इन 90 days के अंदर अंदर. जब भी आपको एप्लीकेशन मिली उसे 90 days में आप या तो इसको एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो. कंपाउंडिंग अमाउंट टू बी पेड इन 30 days ऑफ ऑर्डर. अगर आप फेल हो जाते हो 30 दिन में पे करना, तो फिर आपकी कंपाउंडिंग वॉइड मानी जाएगी. मतलब ऐसा माना ही जाएगा अभी कंपाउंडिंग के लिए आपको अलाउ कर दिया था. 30 दिन के अंदर अंदर जो भी आपसे बोला है चुपचाप पे कर दो, वरना भूल जाओ. इफ डिसीजन ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल ऑन पोर्टल, taxpayer must submit a self-certified copy of order within 7 days from GST APL 01, 03, 05, 07, whichever is the case. Otherwise, such copy filing date is deemed date of appeal filing. So, suppose मैंने appeal file करी on 15/12 या 1st जनवरी मान लो, ठीक है. और अगर ये ऑर्डर अवेलेबल नहीं था पोर्टल के ऊपर, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर सपोज मैं 5/1 को जमा करवा देती हूँ जो भी ये ऑर्डर था उसकी कॉपी, तो 1 जनवरी को क्या माना जाएगा मेरा डेट ऑफ फाइलिंग अपील. पर अगर मैंने 1 जनवरी को करवाया, अपील फाइल करी, पर मैंने जो कॉपी ऑफ ऑर्डर जमा करवाई वो सपोज करवाई 15 जनवरी को,
तो उसके केस में 15 जनवरी को मेरी अपील फाइलिंग डेट माना जाएगा। तो 7 डेज़ में आपको करवा देना रहता है। अपील टू अपेलेट अथॉरिटी बाय अग्रीव्ड पर्सन और टैक्स पेयर, तो 3 मंथ्स का टाइम लिमिट मिलता है, +1 हो जाता है। डिपार्टमेंट फाइल करेगा तो सीधा 6 महीने का टाइम लिमिट है, और +1 यहाँ पे भी अलाउ होता है। कहाँ से काउंट करेंगे? फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से। अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल ऑफ अपील मेड टू ए आफ्टर फाइनल एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन इशूड। अगर मान लो GST APL 01 में मैंने अपील फाइल कर दी और अब मैं उसको विड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो और फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया है अपीलेट अथॉरिटी ने, तो फिर मुझे अपीलेट अथॉरिटी का भी क्या चाहिए होता है? एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, बेसिकली विड्रॉ करना चाहती हूँ अपनी अपील को। सो 7 डेज़ वो भी लेंगे और देखने के लिए कि क्यों ये विड्रॉ करना चाहते हैं, और करना मतलब उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एडवाइजरी टाइम लिमिट क्या है अपील को क्लोज करने की? अपील फाइलिंग से 1 साल के अंदर अंदर, पर एडवाइजरी है तो ये फॉलो होती तो है नहीं। बोथ फॉर अपीलेट अथॉरिटी एज वेल एज अपीलेट ट्राइब्यूनल। टाइम लिमिट टू रिवाइज ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, रिविजन अथॉरिटी के पास कितना टाइम लिमिट होता है? सो आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, और विद इन 3 years फ्रॉम सच ऑर्डर। सो अपीलेट अथॉरिटी के पास देखो यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने हैं, है ना, तो मैक्सिमम 6 महीने हैं। सो 6 महीने के बाद रिविजन अथॉरिटी की पावर्स शुरू होती है, क्योंकि इस एट पार वाली अथॉरिटीज़ है, दोनों की जो मतलब बेसिकली रैंकिंग है वो सेम है। सो इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 6 महीने के बाद, और ऑर्डर की डेट से 3 साल तक। पर अगर मान लो पर्टिकुलर मैटर ऑलरेडी अपील में जा चुका था और दूसरे कंटेंशन पे रिविजन आपको करना है, ठीक है, तो आपको ये जो अपील वगैरह हुई इससे 1 साल तक का टाइम लिमिट मिलता है, या फिर ये ओरिजिनल 3 years का टाइम लिमिट था, विच एवर इज लेटर वुड बी काउंटेड। अगर आप GST को अपील करते हो बीइंग अ टैक्स पेयर, तो आपके पास 3 + 3 मंथ्स होते हैं, और अगर बीइंग अ डिपार्टमेंट करते हो तो कम्प्लीटली 6 महीने होते हैं। लेकिन कहाँ से काउंट किया जाएगा? फ्रॉम कम्युनिकेशन और ऑर्डर, या फिर डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि GST फंक्शनिंग अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है, और यहाँ पे भी कम्युनिकेशन ऑर्डर या फिर डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, विच एवर इज लेटर। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस बाय रिस्पोंडेंट्स फॉर ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट GST AT। GST AT के अगेंस्ट अगर अपील में जाता है, तो जो सामने वाली पार्टी है, जो रिस्पोंडेंट है, एक तो जिसने अपील करी है और जो दूसरी पार्टी है, सपोज टैक्स पेयर ने अपील की है तो रिस्पोंडेंट कौन होगा? डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट ने अपील करी है तो वी आर रिस्पोंडेंट, ठीक है। सो इसके केस में आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। कितना टाइम लिमिट मिलेगा? विद इन 45 डेज, और प्लस 45 डेज ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ ओरिजिनल अपील। Rectification of error by GST AT if noticed by GST AT commissioner, CGST, UTGST commissioner or any other party, तो 3 महीने के अंदर आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। अप्रूवल रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल ऑफ अपील मेड टू GST AT आफ्टर फाइनल एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन इशूड इन GST APL 02। आप विड्रॉल के लिए इस पर 15 दिन मिलते हैं, और ऊपर हमें 7 दिन मिल रहे थे। IDT गजटेड ऑफिसर्स हु हैड सर्व्ड फॉर greater than equals to 2 years and are retired resigned for more than 1 year, तो फिर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हो अंडर GST लॉ। सो आपने काम किया हो 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए, और आपको रिटायर हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाने चाहिए, या रिज़ाइन किया आपको 1 साल से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तभी आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। टाइम लिमिट टू फाइल अपील टू हाई कोर्ट विद इन 180 days फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर। Pronouncing ruling by authority for advance ruling 90 days from receiving application। अगर अपील में जाना है तो 30 दिन मिलेंगे, प्लस 30 डेज हो जाएगा। और ये जो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, इनको अगेन 90 डेज मिलेंगे ऑर्डर पास करने के लिए। All delegated legislation under GST or Customs Act, including rules made by government, regulations made by CBIC, and notifications issued by government, must be laid before both houses of parliament for 30 days. Furnishing performance report by anti-profiteering authority to GST AT council 10th day of the month succeeding each quarter। क्वार्टर के बाद जो महीना आ रहा है उसके 10th तक आपको ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी को एविडेंस मिलता है कि सप्लायर ने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया है, टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट पास ऑन नहीं किया है, तो ये अपनी एप्लीकेशन स्टैंडिंग कमेटी को फॉरवर्ड कर देते हैं विद इन 2 months। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 month से। स्टैंडिंग कमेटी
को भी एविडेंस मिलता है तो फिर DGAP के पास ही मैटर जाता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगेन 2 months plus 1 month. Investigation by DGAP must be completed within 6 months plus 3 months, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेम DGAP अथॉरिटी को क्या दे देती है, रिपोर्ट दे देती है। अथॉरिटी मस्ट इशू एन ऑर्डर विद इन 6 months ऑफ द DGAP रिपोर्ट। ठीक है, सो 2+1 स्टैंडिंग और स्क्रीनिंग के लिए DGAP के पास 6+3 का टाइम लिमिट है, और जो APA है, जो अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी फॉर एंटी प्रॉफिटरिंग है, तो उसके पास टाइम लिमिट रहेगा 6 months का। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल को रजिस्टर करना पड़ता है कॉर्पोरेट डेटर को, जो CIRP में है, जिनका मतलब बेसिकली इंसॉल्वेंसी हो रही है। हर स्टेट में रजिस्टर करना पड़ता है विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट, अनलेस कॉर्पोरेट डेटर का कोई डिफॉल्ट ना हो उस पर्टिकुलर स्टेट में। अब आता है कस्टम्स और FTP। टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्टेशन अंडर सेक्शन 20 फॉर क्लेमिंग कंसेशन और एग्जेम्पशंस इन जनरल केस। री इम्पोर्ट करना है अगर आपको, और अगर आप क्लेम करना चाहते हो कंसेशन एग्जेम्पशन स्टिल, तो उसके केस में 5 साल में आपको री इम्पोर्ट करना रहेगा। मैक्सिमम इसको 2 years से और बढ़ाया जा सकता है, पर अगर भूटान का केस है तो ये 7+3 years हो जाएगा, 7 years रहेगा, और अगर मशीनरी इक्विपमेंट है तो +3 years और बढ़ाया जा सकता है। टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्टेशन अंडर सेक्शन 20 फॉर क्लेमिंग कंसेशन और एग्जेम्पशंस इन केस ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड अंडर दीज पर्टिकुलर स्कीम्स। FTP की जो स्कीम्स है, DEC, AA, DFIA, EPCG, GEPB, तो ये जो भी स्कीम्स है तो उसके केस में 1 साल + 1 year और मिल जाएगा। एग्जेम्पशन टू री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ फॉर रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग, रीप्रोसेसिंग, रीमेकिंग। सो यहाँ पे तो आप बेसिकली परमानेंट री इम्पोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन आप कुछ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए री इम्पोर्ट कर रहे हो। सो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए इंडिया में और इनको री इम्पोर्ट कर रहे हो आप रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग के लिए, और ये स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है, तो टाइम लिमिट रहेगा 3 साल का, और नेपाल भूटान के लिए 10 साल का टाइम लिमिट। आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए इंडिया में, री इम्पोर्ट कर रहे हो, लेकिन इस बार इनको किसके लिए, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग या अदर सिमिलर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ 1 year का टाइम लिमिट रहेगा। रीप्रोसेस, रिफाइनिंग कर रहे हो आप, उनको दोबारा से बना रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिपेयर्स कर रहे हो उनकी, दोनों में डिफरेंस है। तो रिपेयर करोगे तो 3 साल 10 साल, और अगर रीप्रोसेस कर रहे हो तो 1 साल ही मिलेगा। और अदर कंडीशंस क्या है कि इनको आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ता है 6 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 year मिल जाएगा। ACDC सेटिस्फाई होनी चाहिए इन गुड्स के आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, और आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना रहता है। पर अगर यही केस स्पेसिफाइड गुड्स का हो जाए जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में और फिर उनको रीइम्पोर्ट किया जा रहा है फॉर रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग के लिए, तो फिर मिलेंगे 7 साल, और मैक्सिमम ये नेपाल भूटान के केस में 10 साल हो जाएगा। ठीक है, पर कंडीशन क्या है कि इनको री एक्सपोर्ट 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, गुड्स के आइडेंटिटी के रिगार्डिंग ACDC सेटिस्फाई होनी चाहिए, और आपको बॉन्ड तो एग्जीक्यूट करना ही रहेगा। ध्यान रखना, अगर इन रीप्रोसेसिंग के टाइम पे कुछ लॉस होता है इम्पोर्टेड गुड्स का, तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी लगनी नहीं वाली है। कस्टम्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022। सो इसके केस में अगर आप क्या कर रहे हो, अब इम्पोर्टर हो या जॉब वर्कर हो, आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है रूल 6, 7, 8, 9, 10 में। तो उसके केस में आपको कब तक फाइल करना पड़ता है ये स्टेटमेंट, तो जो क्वार्टर एंड से जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसके 10th डे तक। जॉब वर्क के लिए आप कितने टाइम लिमिट के लिए भेज सकते हो गुड्स को, तो 1 साल के लिए भेज सकते हो फ्रॉम इनवॉइस और ई-वे बिल की डेट। री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज डिफेक्टिव गुड्स अंडर रूल 10, तो विद इन पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन, जो भी अनयूटिलाइज या डिफेक्टिव गुड्स हैं उनको आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जितना भी नोटिफिकेशन में टाइम लिमिट स्पेसिफाई है या तो वो, या फिर अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो इम्पोर्ट से 1 साल के अंदर अंदर, और मैक्सिमम उसको 3 महीने से बढ़ाया जा सकता है। कंडीशनल एग्जामिशन रिमेन्स वैलिड अप टू 31st March इमीजिएटली आफ्टर 2 years फ्रॉम डेट ऑफ सच ग्रांट। जो भी डेट से आपको ये बेसिकली एग्जामिशन मिली है उसके 2 साल बाद जो 31st March आएगी तब तक। Exemption from custom duty on imported goods used for inward processing of goods under section 25A if they are re-exported within 1 year, और similarly अगर
री इम्पोर्टेड गुड्स हैं तो उन पे भी हमें कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जिनको हम बेसिकली आउटवर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। अगर री इम्पोर्ट आपने 1 साल के अंदर अंदर करवाया है, ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ऐसे ही बस याद करके छोड़ देना कि 25A और 25B के केस में 1 ईयर लगता है। टाइम पीरियड फॉर इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स, तो 4 साल और मैक्सिमम 10 साल। टाइम पीरियड फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स, तो मैक्सिमम 200 डेज रहता है। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात करें हम काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो 90 दिन पहले तक ही लगा सकते हैं इनको को रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम नोटिफिकेशन डेट। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है ये 5 साल तक के लिए इम्पोज रहती है, और इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है अगर सीजी को रिक्वायरमेंट लगती है कि अभी भी इंजरी कंटिन्यूड है। और अगर रिव्यू मान लो पेंडिंग है 5 साल के बाद भी, तो फिर उसके बाद 1 साल के लिए एटलीस्ट ये और वैलिड रहती है। टेम्परेरी आप इनको रिवोक कर सकते हो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए एट अ टाइम। टाइम लिमिट टू फाइल अपील अंडर सेक्शन 9C ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, कंडोनेशन भले ही से अलाउड है लेकिन जनरल टाइम लिमिट क्या है 90 डेज फ्रॉम ऑर्डर डेट। अंडर डिडक्टिव वैल्यू मेथड ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन, अगर सेल if no sales of imported identical or similar goods at or about the same time, valuation is based on earliest sale. earliest sale का मतलब है within 90 days after such importation। ध्यान रखना आफ्टर लिखा है नॉट बिफोर। इस importation के बाद जो 90 डेज के अंदर कोई सिमिलर सेल हुई है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, तो वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में तो हम अराइवल से पहले ही हमें करना पड़ता है किसी भी टाइम पे, और व्हीकल का केस है तो उसके केस में हम विद इन 12 आवर्स आफ्टर तक कर सकते हैं ये प्रेजेंट। बिल ऑफ एंट्री हमें कितने टाइम पीरियड में फाइल करनी पड़ती है, तो 1 डे बिफोर अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल इन इवन इफ हॉलीडेज फॉल कर रहे हो उस टाइम पे। टाइम लिमिट फॉर एडवांस फाइलिंग हम 30 दिन पहले तक फाइल कर सकते हैं BOE। इफ रीअसेसमेंट डिफर्स फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट एंड इम्पोर्टर एक्सपोर्टर डज नॉट अग्री, अ स्पीकिंग ऑर्डर मस्ट बी इशूड विद इन। सो रीअसेसमेंट से 15 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ता है, स्पीकिंग ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर पास करना रहता है। आस्किंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय PO ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर से वो 15 दिन के अंदर अंदर आपसे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स मांग सकते हैं। हम इनको सबमिट कितने टाइम पीरियड में करेंगे, हमें 1 महीने के अंदर सबमिट करना रहेगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको 3 महीने का और दे सकता है PO, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर 3 महीने से और बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा भी और फर्दर आपको एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट बाय PO, तो जो भी अगर कुछ इंटीमेशन था उसका रिप्लाई वगैरह मिला है या टेस्ट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आपको मिल जाए उसके 2 महीने के अंदर अंदर फाइनल कर दिया जाता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट नहीं किए तो जितना भी आपको टाइम दिया था डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए उससे 2 महीने के अंदर अंदर फाइनल कर दिया जाएगा, और 3 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के थ्रू इसको। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अकाउंट्स फॉर कस्टम ऑडिट पर्पजेज, यहाँ पे 5 साल का टाइम है। हमें GST में 72 मंथ्स मतलब 6 ईयर्स देगा फ्रॉम दी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। इंटीमेशन बाय ऑथराइज ऑफिसर फॉर प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट, तो हमें यहाँ पे 15 दिन पहले इंटीमेट करना रहता है। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, जब आप BOE प्रेजेंट करोगे तभी आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी रहती है। और इन जनरल असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट के केस में आपको इम्पोर्ट ड्यूटी विद इन 1 डे फ्रॉम रिटर्न ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय PO पे करनी रहती है। डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी जब होता है तब उसके केस में क्या ड्यू डेट्स एप्लीकेबल रहती हैं, सो जनरली 16th रहेगी फॉर फर्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ, नेक्स्ट 15 डेज या 16 डेज ऑफ द मंथ के लिए, नेक्स्ट हाफ जो है मंथ के लिए उसके अगले महीने की 1 तारीख हो जाएगी। पर मार्च क्योंकि एक डिफरेंट मंथ है जिसमें अगर हमने फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ किया तो अप्रैल चला जाएगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसके केस में 31 मार्च एप्लीकेबल हो जाता है और ये एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज रहेगा। मैक्सिमम टाइम फॉर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन, दैट इज इम्पोर्टेड गुड्स मस्ट बी क्लियर फॉर होम कंजप्शन और वेयर हाउसिंग विद इन 30 days और फर्दर पीरियड एज PO अलाउ फ्रॉम अनलोडिंग। 30 दिन के अंदर अंदर आपको खाली करवाना पड़ता है, या तो आप होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवा लो या फिर उनको वेयर हाउस करवा दो। इफ गुड्स रिमेन अनक्लियर तो टाइटल इज रिलिंक्विश्ड
Custodian must auction them with customs approval and after giving notice to importer. Upon bidder selection, custodian files consolidated bill of entry bar-wise and PO assesses duty within. इस जो ये कंसोलिडेटेड BOA फाइल करी है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ड्यूटी असेस कर दी जाती है. ऑक्शन के बाद वाला मामला है. इफ़ ACDC इज सेटिस्फाइड दैट गुड्स कैन नॉट बी क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, उनको वेयर हाउस भी नहीं करवाया जा सकता है रीजनेबल टाइम में, तो उनको पब्लिक वेयर हाउस में वो स्टोर कर सकते हैं 30 दिन के लिए, और अगर प्रिंसिपल कमिश्नर गए तो और 30 दिन से इनको बढ़ाया जा सकता. नोटिस ऑफ शॉर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज इफ एनी क्लियर्ड गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टर मस्ट इन्फॉर्म PO विद इन 7 days ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस. ठीक है, अगर कोई गुड्स मतलब आपको एक्सपोर्ट करने थे, आपने उनको बता तो रखा था कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पर फाइनली उनको एक्सपोर्ट नहीं करवाया जा सकता उन पर्टिकुलर गुड्स का, तो जो भी कन्वेंस पे बाकी गुड्स गए उसके डिपार्चर के 7 days के अंदर अंदर आपको बताना पड़ता है कि इतने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो पाए हैं. ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड गुड्स आर एलिजिबल फॉर ड्रॉबैक. आपने इम्पोर्ट किया गुड्स को, है ना, उनके ऊपर ड्यूटी पे कर दी, अगर आप उनको वापस एक्सपोर्ट कर देते हो तो फिर आप इस ड्यूटी का ड्रॉबैक ले सकते हो अगर आपने एक्सपोर्ट किया हो 2 साल के अंदर अंदर. बैगेज रूल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू unaccompanied baggage unless specifically excluded. अगर baggage had been in possession abroad of passenger and is dispatched within 1 month of his arrival in India, 1 महीने के अंदर अंदर आता है तो उसके ऊपर भी बैगेज रूल आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब एग्जेम्पशन वगैरह क्लेम कर सकते हो, और ये 1 month को बढ़ाया भी जा सकता है बाय ACDC. Unaccompanied baggage can also land in India up to 2 months before arrival of passenger. But if passenger is not able to arrive in India within this time due to circumstances beyond his control, तो इस टाइम पीरियड को अप टू 1 year तक एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, आप 2 महीने पहले ला सकते हो, बाद में 1 महीने तक ला सकते हो, पहले आप 2 महीने तक ला सकते हो, लेकिन मान लो पहले मैंने बैगेज तो भेज दिया, 2 महीने के अंदर अंदर मैं आ नहीं सकी, तो 1 साल तक का टाइम लिमिट और बढ़ाया जा सकता है. रिमूवल ऑफ गुड्स आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ वेयर हाउस लाइसेंस. तो वेयर हाउस लाइसेंस आपका कैंसिल हो गया, उसके बाद आपको रिमूव करने पड़ेंगे गुड्स उस वेयर हाउस से ऑब्वियसली, तो जो भी कैंसिलेशन ऑर्डर सब हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना रहेगा. पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन वेयर हाउस वेयर मैन्युफैक्चरर और अदर ऑपरेशंस आर परमिटेड. सो अगर मैन्युफैक्चर अदर ऑपरेशंस परमिटेड है तो आप गुड्स को वेयर हाउस में टिल देयर एक्सपॉन्डिंग और कंजप्शन आप रख सकते हो, और अगर जनरल केसेस की बात करूँ तो मैं 1 साल तक रख सकती हूँ, और एक्सटेंशन 1 year का मेरे को मिल सकता है फ्रॉम order of removal of goods. Preservation of copies of relevant documents and executed bonds by warehouse keeper. warehouse keeper को भी documents वगैरह रखने रहते हैं, तो 5 साल तक इनको भी रखना रहता है. From removal of goods from warehouse. Time limit for filing refund under customs in a normal case 1 year from the relevant date. पर अगर हमने कोई ड्यूटी प्रोटेस्ट में भी करी है तो उसके लिए फिर कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है. Where export duty has been paid on exportation of goods, such duty shall be refunded to person by whom or on whose behalf it was paid if goods are returned to such person otherwise than by way of resale. ठीक है, goods मेरे पास वापस आ गए. Goods are re-imported within 1 year from date of exportation and an application for refund is filed before expiry of 6 months from डेट ऑन विच PO मेक्स क्लियरेंस ऑफ दीज गुड्स. तो आपकी जो ड्यूटी है आपको वापस कर दी जाएगी, आपको री इम्पोर्ट करना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर, और एप्लीकेशन रिफंड की आपको 6 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी रहेगी फ्रॉम द क्लियरेंस ऑफ गुड्स. Refund of import duty is allowed if importer exports the goods or relinquishes title to goods or destroys or renders them commercially valueless within 30 days. प्लस 3 months कर सकते हैं इसको PC या कमिश्नर, जब भी इनका क्लियरेंस होम कंजप्शन का क्लियरेंस ऑर्डर पास हुआ वहाँ से. अगर आप क्या कर देते हो गुड्स को, मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटी आपने पे करी उनको वापस कर दिया जाएगा. अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हो, उनका टाइटल रिलिंक्विश कर देते हो या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो इन गुड्स के HC होम कंजप्शन क्लियरेंस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, और एक्सटेंशन कितना है 3 months का. रिफंड ऑफ इम्पोर्टेड ड्यूटी इन अबव केस मस्ट बी फाइल्ड विद इन. हमें इसका रिफंड के लिए कब अप्लाई करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टेशन या रिलिंक्विशमेंट या डिस्ट्रक्शन. टाइम लिमिट फॉर अपील टू कमिश्नर
अपील्स अंडर कस्टम्स। कस्टम्स से अगर कमीशन अपील्स को अपील फाइल करनी है तो 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर करनी पड़ती है। स्टेटस होल्डर्स का थ्रेशोल्ड इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स, FOR वैल्यू इन INR इज कन्वर्टेड टू डॉलर्स यूजिंग CBIC रेट ऑफ, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसकी 1 अप्रैल की डेट्स कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो कंसिडर नहीं करते हो आप लोग, बट थोड़ा सा देख लेना इसको। प्रायोरिटी टू स्टेटस होल्डर्स इन फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, तो हमें अगर आप स्टेटस होल्डर हो तो आपको प्रायोरिटी मिलती है CION डिटरमाइन करने के लिए, तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाता है। वैलिडिटी ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, दैट इज इम्पोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन मस्ट बी मेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम इशू। ठीक है, सो आपको एडवांस ऑथराइजेशन की विद इन 12 मंथ्स में जब आपको मिल गया उसके विद इन 12 मंथ्स में आपको इम्पोर्ट करना रहता है, और इसको प्लस 12 मंथ्स किया जा सकता है, एक बार रिवैलिडेशन अलाउड है, या फिर इसको अलाइन किया जा सकता है आपके डीम्ड एक्सपोर्ट्स की प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से भी। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड कितना रहता है एडवांस ऑथराइजेशन में? 90 डेज़ का रहता है फ्रॉम इम्पोर्ट क्लियरेंस, तो आपको एक्सपोर्ट करना रहता है इतने टाइम पीरियड में। DFIA की वैलिडिटी में बताऊँ तो सीधा सीधा 12 महीने की रहती है इशुएंस से, और आपको एक्सपोर्ट करना रहता है इस केस में 12 मंथ्स फ्रॉम द एप्लीकेशन। वैलिडिटी ऑफ EPCG ऑथराइजेशन, EPCG की वैलिडिटी रहती है 24 मंथ्स की। ठीक है, कैपिटल गुड्स से डबल हो गया। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स टू बी रियलाइज विद इन डैश बाई EOU, ESTP, STP, BTP, इनको 9 मंथ्स के अंदर जितना भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया उसका पैसा भी लेके आना होता है 9 मंथ्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। CG में सीक व्यूज़ एटसेट्रा फ्रॉम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, FTP के अंदर अब CG आपके व्यूज़ वगैरह ले सकती है ना, तो आपको कितना टाइम पीरियड दिया जाता है इसके लिए? अपने व्यूज़ फर्निश करने के लिए 30 डेज़ का टाइम पीरियड दिया जाता है। सो ये हमारी सारी टाइम लिमिट्स भी होती है रिवाइज। इफ़ यू आर लाइकिंग द सीरीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी भला हो सके। सो आज के लिए इतना ही। राधे कृष्ण।